नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस देश में पत्रकारिता के लिए एक काला अध्याय साबित हो सकता है। काला अध्याय कहा भी जाता है। पिछले कई सालों से इस देश में जिस तरीके की पत्रकारिता खासतौर पर टेलीविजन चैनल्स पर हो रही है, उसने देश का नाम पूरी दुनिया में एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है। बार बार ये आरोप लगते रहे कि हमारे टीवी एंकर्स जो हैं, कुछ टीवी एंकर जो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो देश के अंदर एक जहरीला, एक विषैला कंटेंट या समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं और उनको डिमोनाइज करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर यह आरोप भी लगता है और लगता रहा है पिछले कई सालों में कि वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं, उनके नेताओं को डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं और देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछते। इन दोनों मसलों के ऊपर कई बार चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर तीखी टिप्पणियां की है। और पिछले दिनों जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, 26 राजनीतिक दलों का, बल्कि क्या 28 राजनीतिक दलों का, लगातार ये विपक्षी दल शिकायत करते रहे हैं कि ये टीवी चैनल्स उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। अब इस इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा फैसला किया है। देश के 14 नामी गिरामी पत्रकारों को माफ करेगा, टीवी एंकर्स की लिस्ट पब्लिक की है और पब्लिक करने के बाद ये कहा है कि वो इनके कार्यक्रमों में, इनके शोज में शिरकत नहीं करेंगे। ये अपने आप में बेहद गंभीर है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रेस और विपक्षी दलों के बीच में जो संबंध था, जो संवाद था, वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा पूरी तरीके से। क्या ये जो लिस्ट जारी करना है, क्या नेम शेम करना है, क्या ये उचित है? क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरीके से एंकरों को बायकॉट करना भी सही है? और क्या ये इस बात को नहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी इंटॉलरेंस है, जिसकी वजह से इन एंकर्स के शो को वो बायकॉट कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं? इन तमाम मसलों में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और मीडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा से। पवन खेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आप लोगों ने क्यों, गठबंधन के लोगों ने इन 14 एंकरों की लिस्ट जारी की, पब्लिकली जारी की? आशुतोष जी, आपकी मैं अभी टिप्पणी सुन रहा था। बॉयकॉट शब्द से मुझे थोड़ा, मैं नहीं सहमत हूं। आप इसे असहयोग कह सकते हैं, हम इनका सहयोग नहीं करना चाहते। इसको आप बॉयकॉट कहें, ब्लैक लिस्ट कहें, ये गलत होगा। और ये हमारी भी एक स्वतंत्रता है भाई। हम 9 साल से इनसे आग्रह करते रहे, कुछ हद तक सविनय अवज्ञा भी करते रहे कि साहब इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का विमर्श इस देश में मत लाइए। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी अपनी टिप्पणी में कि डिमोनाइज करने का। डिमोनाइज तो कर ही रहे थे, नफरत को नॉर्मलाइज कर दिया समाज में। तो प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करना, हम क्यों उसमें भागीदार बने? हमें ये बात समझ में नहीं आई। तो हम उस रास्ते से हट रहे हैं जिस रास्ते पर आप भद्दी बातें करते हैं, कचरा फेंकते हैं, आने जाने वाले पर गलत बातें करते हैं, गाली देते हैं। हम उस रास्ते से अलग हटकर दूसरे रास्ते से गुजरेंगे, उसमें क्या गलत है? तो कोई इसमें किसी की अभिव्यक्ति, हम तो उनको कॉलर पकड़ के नहीं कह रहे साहब कि आप ये बंद करिए। हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। ये स्वतंत्रता हमारे पास है या नहीं है, ये हमारा सवाल है। किस आधार पे आपने इन एंकरों का चुनाव किया है? साहब, ये एक सर्वसम्मति से ये नामों पर चर्चा हुई। सबको कुछ ना कुछ कहना था। हर दल के प्रतिनिधि ने कुछ ना कुछ इनके बारे में बोला। भले इनके ट्वीट्स हो, इनके कार्यक्रम हो, इनके कार्यक्रमों में जो इनके संवाद होते हैं वो हो, जिस तरह की एक लाइन लेते हैं और जिस तरह का विमर्श इस समाज में ला रहे हैं, तो सबको लगा कि, सर्वसम्मति से लगा कि इन नामों पर हमें थोड़ा सा अपना रास्ता अलग कर देना ही उचित हो। क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर ही ये 14 नाम है या राज्यों के अंदर भी आप ऐसे नामों की लिस्ट बनाएंगे और वहां पे उनके साथ, जैसा आप कह रहे हैं, सहयोग करेंगे? देखिए साहब, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। हमने जो स्टैंड लिया, हम सबने मिलकर लिया, राष्ट्रीय स्तर पर लिया। अब क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम हस्तक्षेप करें, वो उचित नहीं होगा। वहां की पार्टी को, वहां की सरकारों को, वहां के विपक्ष को जो लगता है वो अपने आप तय करें। बट पवन खेड़ा जी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती रही है, प्रेस फ्रीडम की बात करती रही है, और अब आप लोग भी उसी तरीके से
इंटॉलरेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा कि कुछ चैनल विशेष का वो बाइकआउट करते हैं, कुछ एंकर्स का बाइकआउट करते हैं और उनके ऊपर वो एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग भी तो उसी रास्ते पर चलने लगे हैं। आशुतोष जी, हम सत्ता में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, आला पत्रकार थे, आपके शोज में लगातार देखता था, आप खुलकर सरकार के खिलाफ हमला बोलते थे, आपका वो राजधर्म था, आपका वो धर्म था, आप वो निभा रहे थे। हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, उस वक्त तो हम सरकार में थे, कोई एजेंसी नहीं भेजी। अगर आपके घर पे इनकम टैक्स वाला आए हो तो मुझे बताइए। हमने ऐसा कोई एजेंसी का दुरुपयोग उस वक्त नहीं किया। आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। हम किसी को गरियाते हुए नहीं कह रहे कि साहब ये बंद करो, नहीं तो हम हमारे राज्यों से आप पर पुलिस भेज, कुछ नहीं कर रहे साहब। हम पीछे हट रहे हैं, हम दूसरे रास्ते पर जाएंगे। आपको आपकी नफरत के बाजार मुबारक हो, हम उस बाजार या उस दुकान के ग्राहक नहीं बनना चाहते। ये स्वतंत्रता हमें भी है। लेकिन आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, उसी चैनल्स पे आप जा रहे हैं और आप ऐसा लगता है कि कुछ एंकर्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ एंकर्स को आप छोड़ दे रहे हैं। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है कल को इसी लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हों जो जिन्हें लगे कि हाँ ये भूल सुधार करनी चाहिए, तो हमें कोई नफरत थोड़ा है किसी से। हम तो मोहब्बत के जीतेगी का नारा लगा रहे हैं, हम तो नफरत के खिलाफ हैं। हमें इनमें से किसी से, न चैनल से, न पत्रकार शब्द गलत है, न किसी एंकर से कोई नफरत है। हमें इस देश और इस देश के सामाजिक ताने बाने से मोहब्बत है। हम उसको नहीं छिन्न भिन्न होते हुए देख सकते, ना हम उसमें भागीदार बनेंगे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इन एंकर्स को की निशानदेही करने से आपका काम चल जाएगा? क्योंकि जिन चैनल्स पर वो लोग हैं, उन चैनल्स के अपने एडिटर्स भी हैं, उन चैनल्स के अपने मालिक भी हैं। बिना उनकी अनुमति के जो आप कह रहे हैं कि समाज के अंदर जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, एक तरीके से पत्रकारिता धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, बिना उस एंकर के, बिना उस चैनल के संपादक और मालिक के ये कैसे चल सकता है? और अगर चल रहा है तो वो भी तो इतने जिम्मेदार हैं, उनका बाइकआउट क्यों नहीं किया जाए? बिल्कुल जिम्मेदार, कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। कार्रवाई शब्द से मुझे थोड़ा इतराज है। फिर वो फ्रीडम ऑफ प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आ जाता है। हम कोई कार्रवाई नहीं, हम सिर्फ अपना रास्ता बदल रहे हैं। देश को ये चुनना है कि कौन सा रास्ता उचित है। हम देश के सामने कई और माध्यम हैं, यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल स्पेस है और अन्य चैनल हैं, अन्य एंकर्स हैं जो इस तरह की जहर नहीं फैलाते। हम उन प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल उपयोग करेंगे और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और माफ कीजिएगा, आप भी अगर आप सड़क पर निकलते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, लोग परेशान हैं इस तरह के संवाद से। कोई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इस तरह का संवाद। हम क्यों उसमें भागीदार बने? नहीं, मैं भागीदार बनने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब लास्ट जिसे कहते हैं ना कि बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ एडिटर एंड द ओनर्स, अगर वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे एंकर्स को करने दे रहे हैं तो इसका मतलब उनकी भी सहमति है। तो फिर उन चैनल्स का बाइकआउट क्यों नहीं होना चाहिए? उन मालिकों का बाइकआउट क्यों नहीं होना चाहिए? उन एडिटर्स का बाइकआउट क्यों नहीं होना चाहिए? आशुतोष जी, लेजिटिमेसी, अगर विपक्ष जाना ही बंद कर दे तो वो लेजिटिमेसी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मुझे लगता है वो प्रश्न चिन्ह अपने आप में एक दबाव ओनर्स और संपादकों पर भी बनेगा कि साहब अब बहुत हुआ, ये रास्ता ठीक नहीं है। इससे हमारी अपनी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। अवज्ञा कहते हैं, इसी को तो असहयोग आंदोलन कहते हैं। पवन जी, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। आज की तारीख में इन चैनलों के एडिटर्स कितने जिम्मेदार हैं ऐसे कंटेंट के लिए? मजबूरियां उनकी हैं, उनके ओनर्स की हैं। हमें नहीं मालूम किसकी क्या मजबूरी है, लालच है, क्या है, डर है, भय, हमें नहीं मालूम। लेकिन एंकर अपने आप, अब उसके ट्वीट भी अगर एडिटर निर्णय लेते हैं या मालिक निर्णय लेते हैं, और मालिकों को क्या दिशा लेनी है वो निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई मिस्टर जोशी बैठकर लेते हो, तो ये तो साहब वो जाने, उनके रिश्ते जाने जोशी जी से और प्रधानमंत्री कार्यालय से। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा, असहयोग। आप सविनय अवज्ञा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मुझे मिल रहा है और मुझे लगता है कि इस बारे में भी आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं इनके मालिकों से, इनके एडिटर से एंगेजमेंट किया जाए, उनको समझाने की कोशिश की जाए, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये जो है एक गलत प्रक्रिया शुरू हो रही। आज मान लीजिए आप लोगों ने 14 एंकर्स को बाइकआउट किया, ये सबने अवज्ञा किया,
कल दूसरे राजनीतिक दल कुछ दूसरे पत्रकारों के साथ यही काम कर सकते हैं और उनके ऊपर इसी तरीके का आरोप लगा सकते हैं। तो ये तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फिर इस देश के अंदर पत्रकार, एंकर और चैनल्स की लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? आज से कुछ साल पहले एनडीटीवी का बॉयकॉट भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तब तो ये सवाल नहीं उठे कि साहब चेन रिएक्शन हो जाएगा। उनके कारण क्या थे वो आपके सामने, हमारे कारण क्या है वो भी आपके सामने। आपने एंगेजमेंट की बात की, बिल्कुल सही बात की। हम लगातार एंगेजमेंट कर रहे हैं, मालिकों से भी, एडिटर्स से भी, हर स्तर पर एंगेजमेंट कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई रिश्ते थोड़ा ही खत्म हो गए भाई। विपक्ष हो या राजनीतिक कोई भी दल हो, मीडिया से तो उसका रिश्ता रहेगा ही ना। लेकिन एक हद तक हम भी आपके हर शो में आए, हम हिंदू मुसलमान छोड़ दिया हमने जाना उस पर, लेकिन वैसे आपके हर शो में हम आते, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, कोशिश करते हैं। ये लोग माइक ऑफ कर देते हैं, फिर भी हम चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रखने की कोशिश, लेकिन एक सीमा होती है। अब मुझे लगता है वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली इन लोगों ने, तो हम अपना रास्ता बदल। आपको क्या लगता है ये जो मालिक हैं वो इस तरीके के कंटेंट क्यों चलने दे रहे हैं? आपकी नजर में आपका विश्लेषण क्या कहता है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? ये विमर्श किसको सूट करता है, किसको फायदा पहुंचाता है? ये विमर्श सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाता है। सत्तारूढ़ दल के हाथ में सब कुछ है, ठेके हैं, एजेंसियां हैं, ताम दाम दंड भेद तमाम हथियार उनके हाथ में हैं। तो फिर हो सकता है वहां कोई हथियार का इस्तेमाल होता होगा, मुझे नहीं मालूम। आपको तो मालूम होगा, आपसे ज्यादा तो नहीं मालूम होगा। पवन जी, एक आरोप ये भी लगता है कि आपके साथ गठबंधन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारें हैं जो उनके एंकर्स के ऊपर दबाव डलवाते हैं, अखबारों के ऊपर दबाव डलवाते हैं, उनकी नौकरियां तक ले लेते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो लोग अगर आज लोकतंत्र के साथ खड़े होने की बात करते हैं तो कहीं आपको नहीं लगता कि भी अपने तरीके की हिपोक्रेसी है? नहीं, देखिए, जो गलत है वो गलत है। मैंने किया तो भी गलत है और आप करेंगे तो भी गलत है। और ये सब पूरा देश, हर प्रदेश की जनता, वोटर सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो उदाहरण स्थापित किया जाता है वो राजा द्वारा किया जाता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी उदाहरण स्थापित कर रही है पिछले 9 साल से, मुझे ये लगता है आशुतोष जी, कल को जब हम सत्ता में आएंगे केंद्र में, तो हम पर अपने ही वर्कर का जो दबाव होगा, साहब उस वक्त देखिए फला एंकर ये करता था, हमें बड़ी गाली पड़ी थी, अब आप इसके खिलाफ क्या करेंगे? दबाव हमें झेलना पड़ेगा। ये मतलब ये गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं, आपसे दिल की बात कर रहा हूं। ये दबाव हम सब पर आएगा। तो उस वक्त हम पर जो दबाव आएगा, हम क्या उस वक्त निर्णय लेते हैं वो तय करेगा लोकतंत्र की दिशा। तो हो सकता है कुछ और दलों ने भी इस तरह की गलतियां की हों, गलत है वो। बट पवन खेड़ा जी, अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को क्या इस बात का गुमान है कि मीडिया में अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे, या मीडिया चुनाव को तय करता है? और आप लोगों को भी ये लगता है कि अगर आप लोग मीडिया की वजह से आप चुनाव हारते या जीतते हैं, क्या ये भी आपका एक असेसमेंट है? अगर ऐसा होता आशुतोष जी, तो 5 असेंबलीज में चुनाव होने वाले हैं 2 महीने में। 2 महीने पहले हम ऐसा निर्णय लेते? 8 महीने बाद लोकसभा होने वाले, हम 8 महीने पहले इतना बड़ा निर्णय लेते? बात चुनाव की नहीं है आशुतोष जी, बात है समाज में किस तरह का जहर घोला जा रहा है और क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे अगर हम इसमें लगातार भागीदार बनते आए। तो हम भागीदारी नहीं करना चाहते, उससे ऊपर उससे नीचे कुछ नहीं। बिल्कुल, बट आप लोगों ने लीगल जो कानूनी रास्ता था वो क्यों नहीं अख्तियार करने की कोशिश की है? सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जी कई बार किया हमने, निजी स्तर पर कई हमारे प्रवक्ताओं ने लीगल नोटिसेस भेजे, सब कुछ वो प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ते हुए हमने नहीं देखा, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। बट पवन जी, आखिर में आपसे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, और आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि जो लोग आपातकाल जिन्होंने लगाया, जिन्होंने प्रेस को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की, आज वो वही प्रेस की आजादी की बात करते हैं और विक्टिमाइज अपने को फील करने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस वक्त पे जिस सरकार ने आपातकाल लगाया, उसी सरकार ने आपातकाल वापस भी लिया, चुनाव भी करवाए, चुनाव हारे भी और 2.5 साल में फिर चुनाव जीते भी। तो वो अध्याय अपने आप में, वो सर्कल कंप्लीट हुआ। बार बार उसकी बात करके, याद दिला के और एक अघोषित आपातकाल लागू कर देना,
तो वो तो शोभा नहीं देता। वो तो जो ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, उनकी असली मंशा प्रकट करता है। हिम्मत है, सीधा आकर आपातकाल लगाइए। अगर आपको लगता है कि मीडिया आपके काबू में नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है मीडिया को काबू करना है, कंट्रोल में रखना है, लगाइए आपातकाल। ये छिप छिप कर क्यों करते हैं? छिप छिप कर आप संस्थाओं पर वार करते हैं और दिखाते हैं 1975। अरे 1975 का अध्याय समाप्त हुआ, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, जैसा कि मैंने कहा। तो आज हम तो कोई अभिव्यक्ति के बीच में आ नहीं रहे। आपको नफरत की अभिव्यक्ति करनी करिए, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये स्वतंत्रता हमारे पास है और उस हम स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। आपने अघोषित आपातकाल की बात की। अगर अघोषित आपातकाल होता तो हम और आप क्या यहाँ पर बैठ के बात कर सकते थे? चलिए, आप आज मैं आपको चुनौती देता हूं। आज आपको आवश्यकता नहीं है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चुनौती देता हूं। अप्लाई करिए 5 चैनल्स में, अपनी चॉइस के 5 चैनल्स में। आपको नौकरी मिल जाए, मेरे से बात करना। नहीं मिलेगी। ये होता है अघोषित आपातकाल। आपको आवश्यकता नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये चुनौती देता हूं, तो आपको जवाब मिल जाएगा अघोषित आपातकाल है या नहीं है। मेरी बात कर लीजिए। हवाई जहाज में पुलिस घुसकर आ जाए, उतार दे, ये क्या है? बताइए ना, क्या है? तो ये अघोषित आपातकाल, अघोषित शब्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपातकाल ही दिखेगा। बट हम आप आज बात तो कर रहे हैं, कम से कम बात कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो कह भी तो रहे हैं। तो अभी तो कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि आपातकाल नहीं है। आपातकाल में तो ये नहीं कर सकते थे। चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। 24 के चुनाव में खुदा ना खास्ता मान लो ये जीत जाए, हालांकि होगा नहीं, मान लो ये जीत जाए, फिर देखिएगा आप और मैं कितनी बात कर पाएंगे और कितनी नहीं कर पाएंगे, वो छोड़िए। इसलिए ये आवश्यक है कि वो स्थिति आए, उससे पहले ही सजग हो जाएं, हम भी, वोटर भी और आप जैसे पत्रकार भी। चलिए, पवन खेड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।